हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। गंभीर टॉपिक का मतलब वैसा कोई टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आपके जानने के लिए, समझने के लिए, या आप ऐसे कहें कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है या यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैसे काम करता है, क्या कैसे उसके डिसीजंस होते हैं, कैसे लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है और ओवरऑल आपके देश और लोगों का विकास कैसे डिसाइड होता है। इस चीज़ को, इस बात को समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। और निश्चित तौर पर हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि 22 जुलाई को आपके देश में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। जनरली फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है, उनके टीम के द्वारा ये तैयार किया जाता है। और बजट से जस्ट एक दिन पहले देश का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, उस पर हम लोग डिस्कशन अलग से करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है आपके देश में, वो होता है यूनियन बजट। यूनियन बजट को संवैधानिक तौर पर क्या कहते हैं, उसका भी डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे, राइट, अलग वीडियो में करेंगे। और ये 23 जुलाई को प्रस्तुत हुआ आपके देश में, भी कुछ दिनों पहले हुआ। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, बाद में उसको 2015 में रिप्लेस करके नीति आयोग बना। और एक और संस्थान है जिसको हम आरबीआई कहते हैं। ये चारों पांचों ये संस्थाएं मिलकर, और ये जो डॉक्यूमेंट्स जिनका हमने उल्लेख किया, इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन बजट, ये समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उसको समझने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की, किन किन संस्थाओं को मूल रूप से समझना जरूरी है। उन संस्थाओं का, उन डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख या डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन हम इस बात पर पहले आएंगे कि क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है, और इसको कैसे समझा जा सकता है, किन माध्यमों से, किन सोर्सेस के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। इसी बात पर हम चर्चा करने आपसे जा रहे हैं। तो टॉपिक सिंपली आप ये समझ लीजिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राजनीतिक अर्थशास्त्र को कैसे समझें। इस पॉइंट पे सबसे पहले हम बात करना आपसे चाहते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों हम हाउ से इसको शुरू कर रहे हैं, कैसे समझें इसको। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को समझना जरूरी है, किन किन इंस्टीट्यूशंस को समझना जरूरी है, हम आपसे सबसे पहले इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, ये तो इतना समझ लीजिए कि ये सोशल साइंसेज का भाग है, जो सामाजिक विज्ञान होता है उसका एक भाग है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक संस्था होती है वो डिसीजन लेती है। जैसे आपके इंडिया में पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर जिसको हम लोग कहते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, या स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर्स होता है। तो वो लोग राजनीतिक डिसीजन के माध्यम से, राजनीतिक लोग ही बजट का निर्माण कराते हैं, बजट का प्रेजेंटेशन देते हैं, पेश करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी अगर प्रिपेयर होता है तो वो भी उनके अंडर में काम करता है। दूसरी बात क्या, प्लानिंग कमीशन का भी बात करें तो प्लानिंग कमीशन भी ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हुआ करता था। और आज नीति आयोग भी है तो उसके चेयरपर्सन भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। समझने का आप कोशिश करिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का जो मेजर डिसीजंस होता है वो कौन लेता है, राजनीतिक लोग लेते हैं, राजनीतिक संस्थाओं में बैठे लोग लेते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। उनके अंदर में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट काम करते हैं और वो फिर इन चीज़ों को जनता के सामने, पार्लियामेंट के सामने लाते हैं।
तो क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल संस्थान है जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है इस देश में, और कुछ संस्थाएं हैं जो इन पर अपना एक्सपर्टीज होने की वजह से उस पर काम करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी व्यवस्था में इकोनॉमी से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल क्लास के द्वारा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, पॉलिटिकल अथॉरिटीज के द्वारा, सिंपली उसी को हम लोग राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ साइंस विच डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इन द सोसाइटी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र एक वैसा विज्ञान है जो डील करता है या साइंटिफिकली डील करता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था या किसी देश में या पर्टिकुलर इकोनॉमी में उत्पादन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका कंजम्पशन कैसे होता है। तो ये तो बात हुई एकेडमिकली अगर कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्था कैसे अर्थव्यवस्था के बारे में डिसीजन लेती है, इसी का अध्ययन हम करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में। तो दोस्तों, पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना इतना जरूरी क्यों है? और पॉलिटिकल इकोनॉमी, जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं कि केवल आज़ादी के बाद। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया का मतलब जब से हम इस देश को एक इंडिया के रूप में समझते हैं, जानते हैं, तब से पॉलिटिकल इकोनॉमी का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद का जो भारत है, उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे हो रही। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या कह सकते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं कि यहाँ का राजनीतिक अर्थशास्त्र। जब ये कहते हैं तो एक ब्रॉड एरिया बनता है आपका कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया क्या है, कैसे यहाँ की इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे इनका प्रभाव पड़ता है लोगों पे, इसका प्रभाव क्या पड़ता है नेचर पर, इन्वायरमेंट पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कैसे होता है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, पॉवर्टी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, आपको कोई कपड़ा किसी कीमत पर क्यों मिलता है, वो कम पर क्यों नहीं मिलता, उस पर उसकी ज़्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ती है, किसी वस्तु का ज़्यादा कीमत क्यों चुकाना पड़ता है, किस सेक्टर के लिए कितना रिसोर्सेज का अलोकेशन हो रहा है, आपके पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेटस क्या है, जो दलित पिछड़े हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए व्यवस्था क्या हो रही है, उसके लिए पैसा कितना एलोकेट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए कितना पैसा एलोकेट हो रहा है, आप वर्ल्ड में कहाँ खड़े हैं, आपका इकोनॉमी क्या कैसे विकसित करेगा, कोई गरीब है तो गरीब क्यों है, उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, लोन क्यों नहीं मिल पा रहा है, बैंक लोन किसको देता है किसको नहीं देता। इन सारे चीज़ों का डिसीजन पॉलिटिकल इकोनॉमी के द्वारा होता है। मतलब एक पॉलिटिकल क्लास होता है जो इकोनॉमी का सारा डिसीजन लेता है, और वो जब लागू करता है तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, किनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन गरीब होगा कौन अमीर होगा, किसका टैक्स बढ़ेगा किसका टैक्स घटेगा, किस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा किस पे कम लगेगा। ये सारे डिसीजंस जो राजनीतिक वर्ग के द्वारा लिया जाता है, उसका अध्ययन हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी में करते हैं। तो आप समझिए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, किस डिसीजन का प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा, लोगों के ऊपर क्या होगा, सोसाइटी के ऊपर क्या होगा, और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, देश के ऊपर क्या होगा। वो इन्हीं डिसीजंस से, जो डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल क्लास द्वारा पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाकर क्या, या कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उसी से तय होता है वो कैसा डिसीजन लेते हैं, क्यों कोई एक खास डिसीजन लेता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, उन चीज़ों को हम कैसे समझ पाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को समझने का एक प्रयास या बताने का प्रयास है कि आप किन किन चीज़ों से आप पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया को समझ सकते हैं। सो विच आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया।
and I have already discussed that why understanding of political economy of India is important. It is important because you have to understand the economic policies, direction of economic policies, which kind of taxes will be imposed by the government of India, whether it is right or wrong, in which direction those taxation system is going, how much money has been allocated to education, health, infrastructure, on whom taxes has been imposed और लेवाइड। तो ये सारे चीज़ों को समझने के लिए कुछ संस्थाओं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को समझना जरूरी है, और वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू एग्जामिन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं कि भारत में संविधान है, भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है, 7वीं अनुसूची में ये व्यवस्था है कि कौन कौन सब्जेक्ट होता है जिसमें यूनियन को पावर है कानून बनाने का। आपके भारत के संविधान में ही ये सुनिश्चित किया गया है कि कौन सा टैक्स यूनियन गवर्नमेंट लगाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन स्टेट्स गवर्नमेंट्स लगाएंगी। फिर इसके साथ बजट की व्यवस्था आपके संविधान में दी गई है। एक भी पैसा भारत की सरकार या राज्य सरकारें बिना विधानसभा, या अगर स्टेट में बात करें विधानसभा और सेंटर में बात करें तो लोकसभा के बिना परमिशन के नहीं खर्चा कर सकते। उसका अलग से हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो बताऊंगा मैं। तो इस क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमको लगता है वो है एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, AES। आपने सुना होगा कि 22 जुलाई को आपके भारत की वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में रखा, टेबल्ड किया। ध्यान रखिएगा, टेबल्ड करना और प्रेजेंट करना दोनों में फ़र्क होता है। तो उन्होंने उसमें रखा। जनरली इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनका टीम तैयार करता है। बाद में PIB के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने उस पर प्रकाश डाला। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या था, क्या होता है। लेकिन एक यहाँ पर इतना समझिए कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जो साल भर पर बजट से जस्ट पहले पार्लियामेंट में रखा जाता है। इसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके ओवरऑल इकोनॉमी का सर्वे करके बताता है कि आपके इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं खर्च हो रहा है। यही नहीं, आपके इकोनॉमी का स्टेटस केवल आइसोलेशन में नहीं, आपके इकोनॉमी का स्टेटस ग्लोबल कंटेक्स्ट में कहाँ खड़ा है, कितना उसका GDP होगा, कितना विकास दर होगा, हेल्थ पर कितना खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये समझिए कि स्टेटस ऑफ इकोनॉमी को ये बताता है कि आपके इकोनॉमी का स्टेटस ओवरऑल क्या है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, कहाँ पर हेल्दी है, कहाँ पर अनहेल्दी है, कहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे किन घटनाओं का, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव पड़ सकता है, आने वाले समय में हम कितना विकास अचीव कर सकते हैं, डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ GDP के, उसका कितना हम दायरा तय कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, महंगाई कहते हैं आम भाषा में, वो क्या रह सकती है, उसको कम करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। वातावरण है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, उसको कैसे हम डील करें, कौन सा अप्रोच एडॉप्ट करें। तो सजेशन भी देता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी इन चीज़ों को डील करने के लिए, जो चैलेंजेज है उसको डील करने के लिए, क्या समस्याएं हैं हमारे सामने। तो एक सर्वे होता है ओवरऑल डेटा के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, कहाँ होगा कि सर्विस सेक्टर में होगा, एग्रीकल्चर से कितने लोगों को ट्रांसफ़र करना होगा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ कैसे हम बढ़ेंगे ताकि एक डेवलप्ड इकोनॉमिक पावर या डेवलप्ड कंट्री बन सके। तो एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसका एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। इस बार का जो आपका एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आया है
उसमें लगभग 13 चैप्टर्स हैं, 475 पेजेस हैं, 13 चैप्टर है और 475 पेजेस के आसपास है। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को इसमें डील किया गया है डेटा के आधार पर कि क्या स्थिति है। आप उससे एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यहाँ के इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर डिफरेंट सेक्शन को, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को आप इसके चैप्टर्स को एनालाइज करके समझ सकते हैं। दूसरा है यूनियन बजट। आप जानते हैं बजट की खूब चर्चा होती है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसकी व्यवस्था दी गई है, हम इसका अलग से डिस्कशन करेंगे। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको बताया जाता है। संविधान में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा गया है। और इसी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो भारत सरकार है, भारत के वित्त मंत्री हैं, वो प्रेसिडेंट के सहमति के साथ इसको लोकसभा में पेश करती या करते हैं। और उसमें आप जानते हैं कि बजट का जो पार्ट होता है, बजट का जो पूरा फॉर्मेट होता है, उस संविधान में उसकी व्याख्या है कि बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आप इसको अलग जब हम बताएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो बजट होता है वो नेक्स्ट फ्यूचर 1 साल का होता है। और यहाँ पर एक और अंतर समझिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो 1 साल पहले के फिनेंशियल ईयर का होता है। जैसे इस बार का जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आया वो 23-24 का आया, और बजट उसके नेक्स्ट ईयर का आता है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का, और वो है किसका, 2024-25। तो इसमें मूलतः जो होता है, जो बजट में होता है, तो बजट में जो भारत सरकार का रेवेन्यू है, एस्टिमेट जो कहते हैं, रेवेन्यू एस्टिमेट, कि उसको कितने आय होने हैं इस पूरे वित्त वर्ष में और कितना एक्सपेंडिचर होना है, उसका एक एस्टिमेट लगा करके बताया जाता है सदन को, लोगों को, कि भारत सरकार को इतनी आय होने वाली है और इतना व्यय होने वाला है। फिर उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं कि कितना वैसा व्यय होने वाला है जो संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग हैं, और कौन सा वैसा व्यय है जो बाकी सेक्टर को हम एलोकेट करेंगे, जैसे शिक्षा को, हेल्थ को, डिफेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। टैक्सेस कहाँ कहाँ से आएंगे, कहाँ टैक्स बढ़ाया जाएगा, कहाँ टैक्स घटाया जाएगा। ये भी कहा जाता है कि एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसी के लाइट में बजट को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसमें बताया जाता है इकोनॉमी में चैलेंजेस कहाँ हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग जो है बजट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो बजट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसे समझने के लिए, जिसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ पाएं, क्योंकि वहीं से तय होता है कि किन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ेगा तो वो महंगा हो जाएगा, टैक्स किस पर घटेगा तो सस्ता हो जाएगा। आय लोगों को हम बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स अगर घटाएंगे, डायरेक्ट टैक्स अगर घटाएंगे तो लोगों के पास पैसा बचेगा, तो पैसा बचेगा तो लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा लोग करना शुरू करेंगे कि हाँ डिमांड अच्छा है मार्केट में, तो हम बेचेंगे, सेल करेंगे, पैसा उनको आएगा। तो किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा, कितना घटेगा, उससे महंगाई कम या ज़्यादा होने की संभावना होती है। इनकम टैक्स में छूट किसको दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसको बढ़ावा दिया जाएगा, किस पर टैक्स ज़्यादा रहेगा, किस पर टैक्स कम रहेगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे उनको क्या इंसेंटिव दिया जाएगा। ये सारी बातों की जानकारी जो होती है कि फ्यूचर में हम आने वाली जो हमारी समस्याएं हैं या जो देश के सामने समस्या है, बेरोजगारी का, महंगाई का या बाकी चीज़ों को, उसको हम कैसे डील करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, ये बजट में बताया जाता है कि हमारे पास कितना पैसा है और कितना हमें खर्च करना है, कहाँ से उस खर्चे की व्यवस्था करेंगे, हम ऋण कहाँ से लेंगे, लोन कहाँ से लेंगे। ये सारे चीज़ों की बातचीत आपके बजट में होता है। इसलिए बजट को केयरफुली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि सरकार का प्रायोरिटी क्या है, उसको कैसे हम समझें। इसके साथ साथ तीसरा कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो संस्थान जो है
आपका बैंकिंग सिस्टम, या आप कहें कि आरबीआई। अब हम आरबीआई का नाम यहाँ क्यों ले रहे हैं, एक चीज और यहाँ समझिए। यहाँ पे एक चीज आपको बड़ी अच्छे से डिफरेंशिएट करना होगा। एक होता है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी इस देश में। इस दोनों को भी समझना, इस टर्म को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राजकोषीय पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो हमेशा सरकार के द्वारा तय किया जाता है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और ये जो आपने बजट देखा ना, ये बजट राजकोषीय नीति का हिस्सा है। कौन प्लान बनाया जाएगा, कौन स्कीम बनाया जाएगा, कौन सा प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसके लिए क्या पैसे की व्यवस्था की जाएगी, इन सारे चीजों का डिसीजन फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत लिया जाता है। जो फिनांस है, फिजिकल पॉलिसी फिनांस से ही बना, तो फिजिकल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू लोकसभा। लोकसभा का ज्यादा पावर है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये सरकार का डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, जो फिजिकल पॉलिसी तय करता है या तय करती है। लेकिन ओवरऑल आप जब वो करें तो एक मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है, उसका भी बहुत अहम रोल है। और आप समझ रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का हम क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब वैसी पॉलिसी जो आपके इकोनॉमी में मनी के सर्कुलेशन, जो पैसे का सर्कुलेशन है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है कि आपके इकोनॉमिक सिस्टम में मनी कितना होना चाहिए आइडियली, या कितना नहीं होना चाहिए, मार्केट में कितने पैसे की जरूरत है या नहीं है, कैसे लोगों के पास से पैसे को कम किया जाए, कैसे उसको और ज्यादा दिया जाए। तो इसके लिए इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है। और बैंकिंग सिस्टम आप जानते हैं कि उसका कोर बिजनेस क्या होता है, कोर सर्विस क्या होता है, पैसे को जमा करना और उसको निकालना, देना लोगों को, लोन देना, ये उसका कोर एरिया होता है। और इसको रेगुलेट करने के लिए एक इस देश में संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट का भी वो बैंक है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने की सर्वोच्च संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत तरीके का पॉलिसी डिसाइड करता है, उसको अलग से जब हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तब आपको हम बताएंगे कि बहुत सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स होते हैं, जैसे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। ये सारे जो तकनीक है, जो टैक्टिक्स है, टूल्स है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसे वो तय करती है कि बैंक जो इंडिया में है वो कितने इंटरेस्ट पर लोन दे सकते हैं और नहीं दे सकते। जब आरबीआई को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मनी का लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी जो होती है पैसे की मार्केट में, उसको विड्रॉ कर लेती है। उसके अलग तरीके हैं, उसके अलग टेक्निक्स हैं, और उस माध्यम से वो मार्केट से पैसे को उठा लेती है। और उठाएगी तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, कम होगा तो ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से जब उसको लगता है कि मार्केट में या आपके इकोनॉमी में मंदी की स्थिति है, मतलब सामान नहीं बिक रहे, डिमांड कम है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना शुरू करते हैं। और लोन वो डायरेक्ट नहीं देती है, वो बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे देना शुरू करती है, और वो लोग फिर कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को देना शुरू करते हैं। और इस तरह से डिमांड को फिर बढ़ाया जाता है। तो डिमांड सप्लाई का जो पूरा कंट्रोल है वो पैसे से है, मनी के सर्कुलेशन से, और उसको रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसे कार्य होता है, कैसे वो फंक्शन करती है, कौन सी उसकी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है, किसके द्वारा ये सब चीजें होती हैं, उसको समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरी चीज है, मतलब ये संस्था है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि इंडिया का पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे काम करता है, किसके पास लोन पहुंचता है, किसके पास नहीं पहुंचता है, बैंक कितना इंटरेस्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, वो कैसे दिया जाता है, बैंक का होने का क्या मतलब है, उनका क्या रोल है मनी सर्कुलेशन में। ये सारे चीजों को समझने के लिए
आरबीआई को समझना जरूरी है। और जो चौथी संस्था है जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल होती जा रही है, पहले से दूसरी जो संस्था रही है उसके जगह पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये 2015 के बाद, आप जानते हैं कि ये सोवियत यूनियन के मॉडल से प्रभावित था। एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो सेंट्रलाइज तौर पर प्लानिंग तैयार करता था। जो 5 ईयर प्लान होते थे उसमें तय होता था कि कितना अमाउंट किस सेक्टर में किस राज्य को देना है। ये बहुत मजबूत संस्था थी, लेकिन 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इससे कहा जाता था कि जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो डाइल्यूट हो रहा है, सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई है, इसलिए स्टेट वाइज प्लानिंग करने का, डेवलपमेंट करने का कोई स्कोप नहीं बचता। उसके अलग डिबेट और डिस्कशन है, क्रिटिसिज्म है। और 2015 में एक नई संस्थान लाई गई जिसका नाम है नीति आयोग। वह एक एडवाइजरी संस्थान है, वो भी थी एडवाइजरी, लेकिन उसको ज़्यादा सेंट्रलाइज माना जाता था। और नई संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग कहते हैं, अब नई संस्थान है जो एडवाइस देती है, पॉलिसी बताती है, सजेशन देती है कि ये पॉलिसी इस तरह से लागू किया जाए। तो उसका अलग एक क्रिटिसिज्म है, उसकी अलग एक आलोचना है। लेकिन इतना आपको समझना होगा, हम उसमें नहीं जाते हैं कि वो गलत है या सही है, बट इतना जरूर कहेंगे कि इन दोनों संस्थाओं को 2015 से भारत का पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे रहा, क्यों रहा, किस डायरेक्शन में रहा, डेवलपमेंट क्यों प्रॉपर नहीं हुआ, इनइक्वालिटी क्यों नहीं खत्म हुई, पॉवर्टी क्यों नहीं खत्म हुई, इन सारे चीज़ों का जवाब खोजने के लिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का भी स्टडी जरूरी है। और अब 2015 के बाद नीति आयोग की एनालिसिस वो कैसे काम करती है, कैसा सजेशन देती है, सजेशन किस आधार पर देती है, आइडियोलॉजिकल उसका इंक्लिनेशन है या प्रैग्मेटिक है, ये समझने के लिए आपको नीति आयोग को समझना जरूरी होगा, वो कैसे काम कर रही है। इसके अलावे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिनांस मिनिस्ट्री है, उसको समझना आपको जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार की अगर बात करें तो वो भी एक मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री बजट तैयार करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा एस्टिमेट वो करता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसके अंडर में। मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर ओवरऑल आप पूरे इंडियन इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो इन 4 कंपोनेंट्स को किसी न किसी रूप में आपको समझना ही होगा। सबसे पहला जो है इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा क्या है? बजट। तीसरा क्या है? आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया का कैसे चलता है। तो आप एक बात यहां समझ लें, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है और फिनेंशियल या फिजिकल पॉलिसी सरकार डिसाइड करती है एनुअल बजट के माध्यम से, जो यूनियन बजट है उसके माध्यम से, और स्टेट में स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बजट के माध्यम से। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। तो इन 4 संस्थाओं के इनके फंक्शनिंग का इम्पैक्ट क्या ये बताते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है आपके इकोनॉमी के हेल्थ पर कि कैसे इकोनॉमी रन कर रही है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, डिमांड क्यों नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है या क्यों घट रही है, कुछ सामान सस्ते ज़्यादा क्यों हैं, किसी सेक्टर में टैक्स क्यों ज़्यादा है, जीएसटी कुछ वस्तुओं पर ज़्यादा क्यों है। इन सारे चीज़ों को समझने के लिए इन 4 मूल चीज़ों को, आपका संस्थाओं या डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सक्लूसिव है कि इन्हीं 4 को समझ करके आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, लेकिन इन 4 संस्थाओं या डॉक्यूमेंट्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तभी जा करके आप एक मुकम्मल राय बना सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि वो कैसे फंक्शन कर रही है। वो जो फंक्शन कर रही है, चाहे जो भी पॉलिसी अपना रही है इन संस्थाओं के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ रिकमेंडेशन किया गया कि क्लाइमेट चेंज को हमें कैसे एड्रेस करना है। अब ये आप समझने का प्रयास करेंगे ना कि वो किस आइडियोलॉजिकल फ्रेम से प्रभावित है, किस आइडियोलॉजी को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। कैपिटलिज्म को इंक्लूड किया जा रहा है, मोनोपोली कैपिटलिज्म को इंक्लूड किया जा रहा है,
या लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज़ को इंक्लूड किया जा रहा है, मार्केट इकोनॉमी को इंक्लूड किया जा रहा है, या इंडियनाइजेशन के प्रोसेस को इंक्लूड किया जा रहा है, या नेशनलिस्टिक टोन को इंक्लूड किया जा रहा है। किसी सेक्टर में अगर पैसा घटाया जा रहा है, लोकेशन घटाया जा रहा है, तो क्यों घटाया जा रहा है? डिफेंस में बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? एडुकेशन पर घटाने की ज़रूरत क्या है? इन सारे लॉजिक को इन डॉक्यूमेंट्स, इन संस्थाओं के फंक्शनिंग के माध्यम से ही समझने का प्रयास हो सकता है। तब आप एक मुकम्मल राय बना सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर इस डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपको इंडियन इकोनॉमी को समझने में एक काफ़ी मददगार होगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा समझने में इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी को। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।